हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शावेज़ आलम। हम डिविडेंड डिसीजन जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 9 है। उसकी हमारी थर्ड वीडियो है हमारी सीरीज की। पार्ट 1 में हमने वाल्टर मॉडल, पार्ट 2 में हमने 1 और 2 बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। कुछ इलस्ट्रेशन भी आईसीआई मॉड्यूल के देखे, और पूरा चैप्टर आपको आईसीआई स्टडी मेट से करना है। दूसरे में हमने देखा गॉर्डन मॉडल, उसका रीजन भी देखा। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इररेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इररेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड में एमएम मॉडल। एमएम का मतलब है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी मिलर मैट्रन मिलर अप्रोच का मतलब है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए चाहे ना दिया जाए, जो वेल्थ है शेयर होल्डर की वो इंटेक्ट रहेगी। मतलब उनका कहना है कि अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो चाहे मत दो, चाहे सारा डिविडेंड अर्निंग डिविडेंड के रूप में दो, चाहे 1 रुपया मत दो पार्टली मत दो, जो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनको कैश मिलेगा वो सेम रहेगा। ऐसा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का है कहना। मतलब डिविडेंड शेयर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं करता, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को अफेक्ट नहीं करता, ये एमएम अप्रोच का मानना है। उनकी अजम्पशंस हैं कुछ, जो अजम्पशंस मैं भी बताऊंगा आपको। उन अजम्पशंस को अगर हम माने से ही, तो एमएम अप्रोच का मानना है कि डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को अफेक्ट नहीं करता। जबकि लास्ट दो जो अप्रोच थी आपके, गॉर्डन और दूसरी अप्रोच वॉल्टर, वो दोनों आपके एमपीएस को अफेक्ट होते हैं। डिविडेंड से एमपीएस अफेक्ट होता है, उनका मानना ये था, इसलिए उसको रेलिवेंट थ्योरी कहा गया। एमएम कहता है कि डिविडेंड एमपीएस को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम इररेलेवेंट थ्योरी कहेंगे। तो ये इररेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राइस ऑफ, ये हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, वीडियो थर्ड है हमारी ये। इसमें हम एमएम अप्रोच पढ़ेंगे, एमएम मॉडल। प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर का प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है? एक है डिविडेंड, एक है प्राइस ऑफ शेयर। डिविडेंड और प्राइस ऑफ शेयर एट एंड ऑफ ईयर। देखिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन आपको ये नहीं होनी चाहिए कि यार यहां पर भी प्राइस ऑफ द शेयर है, यहां पे ये प्राइस ऑफ शेयर है एट बिगिनिंग, यानी कि अभी जिस पर आप शेयर खरीदने जा रहे हो, और ये वो है जिस पर आप बेचकर पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर सकते हैं, मतलब पैसा वसूल कर सकते हैं। यानी कि परसेंट वैल्यू ऑफ D1, D1 का मतलब है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्लस प्राइस P1, प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इन दोनों की परसेंट वैल्यू, इसको परसेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1 प्लस के ई से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये है एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस निकालने का तरीका। आइए, वो कहता है कि आप डिविडेंड दें या ना दें, शेयर के जो वेल्थ है शेयर होल्डर की, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 100 है। ऑल्दो ये करंट मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला एमएम ने बताया, बट मैंने आपको समझाने के लिए मैं P0 100 कह रहा हूं। KE 20% है, और P1 हमको कंप्यूट करना है, और हम दो केस करेंगे। एक में हम कहेंगे कि डिविडेंड दे रहे हैं हम 10 रुपए पर शेयर, और एक में हम कहेंगे D1 नहीं देंगे हम, मतलब कोई डिविडेंड देंगे ही नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एमएम का कहना है कि चाहे डिविडेंड दो चाहे मत दो, जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो सेम रहेगी। कैसे, देखिए जरा। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन में 1 प्लस KE। अगर हम यहाँ वैल्यू लिख दें, P0 100, ये 10 रुपीज, ये हमको पता करना है, ये 1.2। P1 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे 110 आएगा। यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें, हंड्रेड, ये 0, ये 120 आएगा।
तो सर यहाँ 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, आप तो कह रहे थे दोनों में बराबर मिलेगा। हाँ, शेयर होल्डर को दोनों में बराबर मिलेगा। यहाँ पे बेच के उसको मिल जाएगा प्राइस 120 रुपए मिला। सेकंड केस में उसको टोटल 120 मिला, केस वन में भी तो टोटल 120 मिला ना, 110 शेयर बेच के और 10 डिविडेंड से मिला 120। और एमएम यही कहता है कि शेयर होल्डर के डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से उसकी वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आसान सा मेथड था, इसमें कुछ अजम्पशन है, वो अजम्पशन मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो इतना मैंने बोला उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर आईसीआई मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट 4, फ्रैंको मॉदिग्लानी एंड मैट्रन मिलर अप्रोच। ये रेलिवेंट थ्योरी कहा गया है क्योंकि उसका मानना है कि डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करें चाहे ना करें, हमारे जो शेयर प्राइस है उस पर मतलब जो वेल्थ है शेयर होल्डर की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको रेलिवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड कहा गया है। देखिएगा, दोनों केस में मिला, केस वन केस टू में मिलेगा टोटल उसको 120 ही D1। एक आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन करने से पहले एक काम करते हैं, कुछ अजम्पशंस हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा इसकी। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, इन्वेस्टर रैशनल है, बुद्धिमान है, टैक्सेशन कुछ नहीं होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, यानी कि थ्रू इक्विटी लगाएंगे, कोई रिडेम्पशन नहीं होगा, कोई कैपिटल कम ज्यादा नहीं होगी, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, और अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेथड समझा चुका हूं, मेथड को और समझाने के लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 दिखाने जा रहा हूं। ये इलस्ट्रेशन 1 है आपका, जो आईसीआई के मॉड्यूल में मिलेगा। आप अपना बुक निकालिएगा, चैप्टर नंबर 9 का इलस्ट्रेशन 1 है। चाहे तो इसको नोट कर लें, चाहे बुक निकाल लें और सामने रख लें अपने बुक, ठीक। आइए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये वाला इलस्ट्रेशन 1। इसमें सबसे पहले हम स्टेप 1 समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इलस्ट्रेशन 1 का सॉल्यूशन। आईसीआई के मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम शेयर का प्राइस निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी का तो दिया हुआ है आपको, P0 तो दिया 100, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस KE, ये गिवन है 100। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं अगर कोई डिविडेंड ना दिया जाए, केस 1, तो ये 0, 1 प्लस KE, P1 की वैल्यू आ जाएगी 110। हमें जो डिटरमाइन करना है वो वैल्यू ऑफ फर्म करना है। देखिए हमारी जो अर्निंग है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन में देखें, उसे कई पार्ट्स में बांट रखा है। स्टेप 1, ये हम केस 1 कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्राइस निकाल दिया। अब सेकंड पॉइंट, अर्निंग हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज, डिविडेंड हमने पे नहीं करा, तो सारा का सारा हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है। %100 रिटेन्ड अर्निंग है, 1 लाख रुपीज। टोटल जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो बैलेंस फंड कितना रिक्वायर्ड है हमारे, क्योंकि हमने डिविडेंड तो दिया नहीं, तो सारा का सारा पैसा हमारे पास है, उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो बैलेंस फंड रिक्वायर्ड हो गया 1 लाख रुपए, जिसके लिए हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे इस 1 लाख रुपए को अरेंज करने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ऑलरेडी हमारे पास कुछ शेयर हैं, क्वेश्चन में गिवन है ना, 10,000 शेयर हमारे पास पहले से हैं। तो जो नए शेयर हम उसे कहेंगे इशू करेंगे, उसको हम डेल्टा एन से शो कर रहे हैं। कितना फंड्स आपको रिक्वायर्ड है, 1 लाख, और एक शेयर आपको 110 का मिलेगा।
तो इतने शेयर्स आप इशू कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म को आप कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, उसे अगर आप आज के शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म होगी। सर नहीं समझे, मैं समझाता हूं, पहले मैं अलग से यही बात समझाता हूं। जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या है? जो आपका मार्केट प्राइस है शेयर का आज, उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। आज आपका मार्केट प्राइस है 100 रुपए, नंबर ऑफ शेयर है 10,000, तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपए। ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है। वो कह रहे हैं कि डिविडेंड ना बांटने से भी वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए यही समझते हैं हम। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स जो पुराने वाले हैं और जो नए वाले हैं, ये हो गए हमारे टोटल शेयर्स। अब जो हो जाएंगे नए शेयर इशू करने के बाद, पहले से 10,000 थे और कुछ शेयर अब इशू कर देंगे, और नए शेयर की जो अब जो टोटल शेयर है उनकी जो कीमत है वो P0 नहीं है, P1 हो गई है। तो ये हो जाएगी टोटल हमारी मतलब मार्केट वैल्यू। उसमें से कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, इसमें अर्निंग प्लस कर देंगे। सर इन्वेस्टमेंट माइनस क्यों, अर्निंग प्लस क्यों? देखिए इन्वेस्टमेंट हमने ये समझाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा, देखिए समझिएगा मेरी बात, देखिए हम निकाल के आ रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? जो शेयर के दाम आज हैं उसे हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। तो आने वाले समय में हम ये समझाना चाहते हैं कि हम 2 लाख रुपए जो लगा रहे हैं वो तो हम अपने पास से लगा रहे हैं ना, उसमें से अर्निंग का कितना लग रहा है? वो कंपनी, वो अर्निंग का पैसा जो भाई देखिए 2 लाख रुपए लगा रहे हैं हम, तो 2 लाख रुपए तो हम लगा रहे हैं और 1 लाख रुपए उसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। सर नहीं समझे हम बात। बेटे 2 लाख रुपए हमें लगाने हैं कंपनी के अंदर, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो 1 लाख रुपए हम कहीं बाहर से नहीं ला रहे हैं, 1 लाख रुपए ऑलरेडी रिटेन अर्निंग है, वहीं का वहीं रोक दिया। हम बाकी 1 लाख रुपए के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप समझिएगा। मैं, आप बताइए इस डेल्टा एन को अगर मैं P1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बाकी का ही तो अरेंजमेंट हो जाएगा। नहीं समझे सर? डेल्टा एन कितना है? 1 लाख डिवाइड बाई 110। समझिएगा 1 लाख डिवाइड बाई 110, ये नए नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 909.90909, ये नए नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर मैं इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दूं वापस तो ये कितना आ जाएगा? 99,999.99। 1 ही लाख रुपए तो आ जाएगा, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 1 लाख आएगा, और 1 लाख ही है तो कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख ही प्लस कर रहे हैं, 2 लाख ही माइनस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कोई फर्क थोड़ी डाल रहा है हमारे उस पर, मगर ये भविष्य की वैल्यू बताएगा, क्योंकि P1 आज का मार्केट प्राइस नहीं है, P1 एट द एंड ऑफ द ईयर 1 है। मगर मतलब ये देखिए ना, इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 लाख आएगा, तो अल्टीमेटली वो प्लस माइनस नील हो रहा है। मगर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स को हमें फ्यूचर के प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। बट जब फ्यूचर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म तो आज बतानी है, इसलिए हम उसको डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड कर देंगे, या मनी के उसको हम डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं? ताकि परसेंट वैल्यू निकाले। दोबारा सुनिए, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है आज। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? अगर आप नंबर ऑफ शेयर को P1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्चुअली में बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इंटू में P1 हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। ये बाकी सब चीजें बढ़ाई हुई हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, n, ये अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं तो n इंटू में P1 प्लस डेल्टा n इंटू में P1 प्लस I माइनस प्लस E, तो ये सब तो देखो दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 लाख आएगी, इसकी वैल्यू 1 लाख है, 1 और 1 2, 2 माइनस करोगे 2 प्लस, तो बचा तो बस ये ना। आज के जो शेयर हैं 10,000, आप उसको P1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर 1, तो फ्यूचर की वैल्यू आएगी ना। वैल्यू ऑफ फर्म फ्यूचर की आएगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। उस फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म को अगर आप परसेंट वैल्यू ऑफ फर्म बनाना चाहते हैं तो किससे डिवाइड कर दें? डिस्काउंटिंग फैक्टर से।
जरा हम करके देखते हैं। ये है आपका, ये नंबर ऑफ शेयर है आपके 10,000, इन सबको तो छोड़ो आप, ये नंबर ऑफ शेयर है आपके 10,000, और P1 है आपका 110, ये हो गया 11 लाख, और 1 प्लस के ई है आपका 1.1 हो जाएगा ये, और 11 लाख को 1.1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही लाख आएगा। तो जो वैल्यू ऑफ फर्म है पहले थी वही नए शेयर इशू करने के बाद है। तो यही कहता है एमएम अप्रोच के आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप डिविडेंड दें चाहे ना दें। अभी आपने डिविडेंड नहीं दिया तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख है। आप डिविडेंड दे दें, जैसे कि इसके सेकंड केस में कहा गया है कि 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब अगर आप डिविडेंड दे दें 1 लाख तो रिटेन अर्निंग 0 हो जाएगा। तब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, आपको कितना फंड अरेंज करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। मतलब दोबारा समझाता हूं, देखिए वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में प्राइस। अगर ये प्राइस 0 होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म आज की आएगी, ये P1 होगा तो वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। अगर यहाँ पे P0 होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म आएगी, P1 होगा तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। एमएम कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म और फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फर्क नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख है, 10,000 इंटू में 100 रुपए पर शेयर। कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म को अगर आज की प्रेजेंट वैल्यू पे निकालोगे तो वो भी 10 ही लाख रुपए आएगा। वो हमने निकाल के बताया। कैसे बताया? उसके लिए हमने एन नंबर ऑफ शेयर जितने और चेंज करें इंटू में P1 माइनस आई प्लस ई। मैंने बता दिया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सर कर ही क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हैं। अगर सिर्फ ये करेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा, जबकि चेंज नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख आएगा, और 1 और 1 2, और 2 ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कह रहे ये तो इन्वेस्ट ही कर रहे हो आप, वैसे वैल्यू ऑफ फर्म थोड़ी बदल रही है, डिविडेंड से थोड़ी बदल रही है। अपॉन में 1 प्लस के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि P1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और P1 है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। और एट द एंड ऑफ द ईयर को एट द बिगिनिंग बनाने के लिए डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे लिख दो 10,000 शेयर्स, यहाँ पे डेल्टा एन की जगह लिख देते हो आप 1 लाख डिवाइड बाई 110, पीछे निकला था वो, ये 110, ये 2 लाख, ये 1 लाख। तो आप गौर से देखो, आप जो कर रहे हो बस इतना कर रहे हो कि इस 10,000 को 1.1 से डिवाइड करो। बेसिकली ये तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख आएगा, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख में से 2 लाख माइनस कर जाएंगे 2 लाख। तो कैलकुलेशन जो हो रही है वो बस इसके बीच में हो रही है, 10,000 इंटू में 110 डिवाइड बाई 1.1, ये आंसर आ गया 10 लाख। डिविडेंड ना बांटने पर वैल्यू ऑफ फर्म वही आ रही है जो आज वैल्यू ऑफ फर्म थी, और आज कितनी थी? 10,000 शेयर इंटू में 100 रुपए मार्केट प्राइस। अगर आप डिविडेंड बांट दें तो अर्निंग कितनी थी आपकी? अगर हम केस नंबर 2 ले लें इसका, अगर डिविडेंड आप बांटते हैं तो डिविडेंड अगर आप बांटेंगे सबसे पहले तो आपका शेयर प्राइस चेंज हो जाएगा, P0 P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस के। अगर आप डिविडेंड शेयर होल्डर को बांटते हैं 5 रुपए पर शेयर, ये 100 रुपए, ये P1, ये 5 रुपए, 1.1 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 105। अगर आप डिविडेंड बांटते हैं पर शेयर 5 रुपए तो 10,000 शेयर रुपए 5 रुपए के हिसाब से 50,000 हो जाएगा। ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करेंगे? ये अर्निंग है आपकी 1 लाख रुपए, डिविडेंड दे रहे हैं 10,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए, रिटेन्ड अर्निंग आपका बचेगा 50,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट जो करनी है आपको वो 2 लाख रुपए की करनी है इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ऑलरेडी आपके पास जो रिटेन अर्निंग है वो 50,000 रुपए की है, तो आपको रिक्वायर्ड फंड कितने चाहिए? आपको और कितना पैसा चाहिए? आपको पैसा चाहिए 1.5 लाख रुपए। क्यों? 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए आपके पास रिटेन अर्निंग है, तो आपको जो एक्स्ट्रा फंड चाहिए वो 1.5 लाख रुपए चाहिए। और एक शेयर अब कितने का हो जाएगा 1 साल के बाद? P1 105 रुपए का। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा? कितने शेयर और इशू करने पड़ेंगे आपको? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे? 1.5 लाख रुपए को 105 से डिवाइड कर देंगे, इतने शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे। अब हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, और वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आप जानते हैं ये पुराने शेयर थे, ये नए शेयर हैं, इंटू में P1 माइनस आई प्लस ई
अपॉन में 1 + के ई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एन को जब P1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर्स आएगा, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म नहीं चाहिए हमको, परसेंट वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। तो परसेंट वैल्यू के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? नंबर ऑफ शेयर्स हैं दोस्तों आपके, देखिए ये वीडियोस तभी समझ में आएंगी जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके होंगे, जिसमें मैं आपको 1 + के ई के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं। तो वीडियो 3 आप कोई भी डिसीजन लें हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो वो तभी लें दोस्तों जब पार्ट 1 पार्ट 2 आप अच्छे से देख लें। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 150 डिवाइड बाई 105, 105 माइनस 2 लाख, अर्निंग बची आपके पास 50,000 रिटेन अर्निंग। तो जब ये 105 की 105 से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहां मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो हो जाएगा 10,50,000, ये इससे कट जाएगा, ये 1.5 लाख आएगा, ये माइनस का 2 लाख आएगा, ये प्लस का 50,000 आएगा। तो अल्टीमेटली ये तो कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहा आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी कैलकुलेशन पे तो इम्पैक्ट बस ये दोनों का डल रहा है, और आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूंगा जो आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप उसे ना करके डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं। एन इंटू में P1 अपॉन में 1 + के ई, ये करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म। और अगर आप इसे 1 + के ई से डिवाइड नहीं करते तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। या अगर आज आपको डायरेक्ट निकालना है तो ये कर लीजिए, एन इंटू P0। तो वो कहता है MM कि नंबर ऑफ शेयर है 10,000 इंटू में 100, वैल्यू आ गई 10 लाख, 10 लाख वैल्यू ऑफ फर्म है ना, शेयर होल्डर की वेल्थ। पहले केस में नंबर ऑफ शेयर तो 10,000 थे, पहले केस में आज जब आपने डिविडेंड नहीं बांटा था तो शेयर का दाम 110 था, 1.1। कहीं पे गलती कर रहा हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक है मेरे, तो पहले मैं कैलकुलेशन सही कर लेता हूं दोस्तों, फिर आगे चलता हूं। ये मैंने गलती से यहां लिख दिया, अब ये हो जाएगा। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इस जगह से मिस्टेक है मुझसे, थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं वैल्यू ऑफ फर्म को दोबारा ले लेता हूं बेटे, इस 4th पॉइंट से थोड़ी जवानी का जोश हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई। मैं वैल्यू ऑफ फर्म को दोबारा से ले लेता हूं। देखिए हमारे पास अवेलेबल अर्निंग कितनी थी? 1 लाख, उसमें से हमने डिविडेंड कितना दे दिया? सेकंड केस में 10,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 50,000। तो हमारे पास रिटेन अर्निंग कितना बचा? फंड्स अवेलेबल जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते हैं 50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए? 2 लाख रुपए की। तो हमें बैलेंस कितना फंड रिक्वायर्ड चाहिए? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की हमें और जरूरत है, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स नए इशू करने पड़ेंगे। डेल्टा एन कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए हमें चाहिए, और एक शेयर कितने रुपए का? 105 रुपए का। तो इतने शेयर हम इशू करने पड़ेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन प्लस डेल्टा एन, यही सब समझाया था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कुछ भी अलग नहीं है, जो मैंने समझाया है पहले भी। आइए, एन था हमारा 10,000 शेयर, डेल्टा एन की जगह लिख देते हैं 1,50,000 डिवाइड बाई 105। P1 हमारा 105 है, ये दोस्तों हमारा 2 लाख है। बस गलती यहां हो गई थी कि मैंने अर्निंग गलती से 50,000 लिख दिया था, जबकि अर्निंग 1 लाख है ना, अर्निंग 1 लाख है, 50,000 नहीं। और यहाँ पे दूसरी गलती ये की थी कि यहाँ पे 1.05 लिख दिया था, जबकि 1.1 है। अब आप समझिएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 105 से, ये हो जाएगा 10,50,000। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख, ये आएगा 3 लाख और सॉरी
ये आएगा आपका 11 लाख, और 11 लाख को आप फिर से डिवाइड करेंगे 1.1 से, तो दोस्तों वो कितना आएगा, 11 लाख को 1 पॉइंट, इसका जो एग्रीगेट है 2 लाख माइनस करने के बाद 11 लाख आएगा, 1.1 से डिवाइड करेंगे 10 लाख आएगा। तो कुल मिला के उसने क्या कहा, डिविडेंड बांटो तब भी 10 लाख वैल्यू है, डिविडेंड नहीं दो तब भी 10 लाख वैल्यू है, और आज भी इसकी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी दी, 10 लाख। तो जो आपका एमएम है उसका कहना यह है कि आपने जब डिविडेंड नहीं दिया तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख, जब डिविडेंड दे दिया 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से तब भी वैल्यू 10 लाख, और इसी को इररेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड कहा गया है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी कि एमएम अप्रोच की थ्योरी को इररेलेवेंट थ्योरी क्यों कहा गया है। तो इररेलेवेंट थ्योरी किस लिए है, ये इसलिए इररेलेवेंट थ्योरी क्योंकि यहां पर आपका कहीं पर भी आप देखिएगा डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को, जो सॉरी वेल्थ ऑफ द फर्म है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। जब हमारा शेयर का दाम 100 रुपए था तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख था, जब आपने डिविडेंड नहीं बांटा और शेयर का दाम 110 हो गया तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख है, जब आपने डिविडेंड पर शेयर 5 रुपीज दे दिया तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख रुपए है। ये थी एमएम अप्रोच, जिसका मानना ये था कि वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम वेदर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। इट मींस डिविडेंड डज नॉट इम्पैक्ट, डज नॉट अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए रेलिवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड। आप इसको नोट कर लेंगे, यहां तक आप नोट कर लेंगे इसको। और जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 वो आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह दिखाई दे आप मॉड्यूल में तो इसको इग्नोर करना, आप वीडियो देख लेना, आपको जो गलती होगी वो आप देख लेंगे। थोड़ी सी मुझसे एरर हो गई थी, वो ये कि मैंने यहाँ पर 50,000 लिख दिया था और यहाँ पर 1.05, वो जवानी का जोश है, उतना आप भी समझते हैं। अगली वीडियो में हम चाहते थे कि 3 वीडियो में पूरा हो, बट नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी की 2 अप्रोच छोटी छोटी आपकी लिंटनर और ग्राहम एंड डॉड उसको कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। जो और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं वो सब एक ही पैटर्न के हैं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो आप सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों आईसीआई के मॉड्यूल में पेज नंबर 9.14 पे जैसा आप देख सकते हैं ये वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का तरीका बताया गया है, जिसको मैंने अभी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी लिया। ये प्राइस ऑफ द शेयर निकालने का तरीका है, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 था जो हमने अभी किया, ठीक है। इसके 2 केस थे, जब डिविडेंड पे नहीं होता तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख था, और जब डिविडेंड इन्होंने पे किया केस 2 में तब भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख था। ऑल्दो दोनों जगह शेयर का जो प्राइस था वो अलग अलग था बट वैल्यू ऑफ फर्म सेम था। एक तो ये क्वेश्चन है जो हमने इलस्ट्रेशन किया 1, और दोस्तों एक इलस्ट्रेशन है ये वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, मिसलिनियस इलस्ट्रेशन है, आपका पेज नंबर है ये 9.32 आईसीआई मॉड्यूल में। तो इलस्ट्रेशन 11 है, एक बार हम रीड कर लेते हैं और आप खुद भी करेंगे, इसको अपने रजिस्टर पे खुद करेंगे, मैं समझा देता हूँ। आरएसटी लिमिटेड हैज ए कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर 10,000 आ जाएगा। शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार, मतलब 100 रुपए का ही चल रहा है शेयर का दाम। कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड रुपीज 10 पर शेयर, डिविडेंड देना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 1, यानी कि D1 दिया हुआ है। द कैपिटलाइजेशन रेट, क्योंकि एट द एंड देना चाहते हैं, अभी नहीं दिया, देना चाहते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू इज 12%, ये KE दिया हुआ है। कंप्यूट मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको P1 बताना है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना किया जाए, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो क्या होगा, एज्यूम नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए और नई इन्वेस्टमेंट हमें 10 लाख रुपए की करनी है। बताइए कितने नए शेयर हम इशू करें। सबसे पहले हमें मार्केट प्राइस बताना है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए या नहीं। फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस KE। P0 आपके पास 100 है, P1 आपको निकालना है। D1 डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता तो D1 0 हो गया, 1 प्लस KE 1.12, KE 12% है तो 1.12 हो जाएगा। 1.12 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा, तो फर्स्ट केस में आपका P1 112 आएगा। सेकंड केस में जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तब कितना आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 10 रुपीज, 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 10 D1 10,
अपॉन में 1.12, 1.12 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा, 112 में से 10 माइनस करेंगे तो 102 आएगा। तो फर्स्ट केस में आपका शेयर प्राइस 112 और सेकंड केस में 102 आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 112 और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा तो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो 102, नहीं डिक्लेयर हो रहा है तो 112 शेयर का दाम। अब हमें बताना है कि अगर 5 लाख हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, अर्निंग हमारे पास 5 लाख है और डिविडेंड हम डिक्लेयर नहीं करते तो डिविडेंड तो नील हो गया। हमारे पास अवेलेबल फंड्स कितने बचेंगे? 5 लाख। हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख की, तो और कितने फंड्स हमें जरूरत है? सर 5 लाख रुपए की। एक शेयर कितने रुपए का इश्यू होगा? 112 रुपए का। तो नए शेयर कितने इश्यू होंगे? 5 लाख डिवाइड बाई 112। बस फिर फॉर्मूले में रख देना, एन की जगह 10,000 प्लस डेल्टा एन की जगह 5 लाख डिवाइड बाई 112। दोनों को ब्रैकेट में ले लेना, 10,000 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 112, ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई में 112 कर देना, माइनस इन्वेस्टमेंट 10 लाख प्लस अर्निंग 5 लाख डिवाइड बाई 1.12 और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 लाख आपके पास अवेलेबल अर्निंग है। हाँ, एक शेयर एक थोड़ी फिर से मिस्टेक हो गई, फिर से जवानी का जोश। 5 लाख आपके पास अवेलेबल अर्निंग है, हाँ जी, और आपको 5 लाख अर्निंग में से डिविडेंड, मैंने गलती से अवेलेबल अर्निंग 10 लाख नहीं 5 लाख अर्निंग है और डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पहले हम उसे ले लेते हैं जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते आप तो 5 लाख माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो सही है, मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, बोलने में गलती है। और अवेलेबल फंड आपके पास आ जाएंगे 5 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है आपको 10 लाख की, तो नए शेयर कितने आ जाएंगे? ये हो गया 5 लाख रुपए हैं आपके पास और एक शेयर कितने रुपए का? 112 का। ये नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, डेल्टा एन, है ना। तो आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 112 ब्रैकेट इंटू में 112 माइनस 10 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 112। कुल मिला के आपकी हो जाएगी कैलकुलेशन 10,000 इंटू में 112 डिवाइड बाई 1.12, 10 लाख आएगा आपका वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म आपकी 10 लाख आएगी, ठीक है। इसमें पूछा क्या है? थर्ड केस में वैल्यू ऑफ फर्म नहीं पूछा है, कह रहे हैं कंपनी अगर डिविडेंड, एज्यूमिंग कंपनी पे द डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है 10 रुपए शेयर के हिसाब से, 10,000 शेयर पर 1 लाख रुपए का डिविडेंड बनेगा और 5 लाख नेट प्रॉफिट है। तो 5 लाख के नेट प्रॉफिट में से अगर 1 लाख रुपए का डिविडेंड चला जाए तो हमारे पास अवेलेबल फंड बचेंगे 4 लाख रुपए और 10 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए? 6 लाख रुपए। और जब डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं तब शेयर 112 का नहीं है, 102 रुपए का है। 112 का नहीं है, कितने का है? 102 का। तो उसी का उन्होंने आंसर बताया, आप देख सकते हैं इसको बेटे जरा ध्यान से। 6 लाख रुपए हमें चाहिए और 6 लाख रुपए 102 रुपए के हिसाब से हम अरेंज करेंगे तो 5,833 शेयर। इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है, मतलब इसमें वैल्यू ऑफ फर्म पूछी ही नहीं है। इसमें तो बस ये पूछा है कि नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन 1 में था कि आपको वैल्यू ऑफ फर्म बताना था शेयर इशू, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर होने पर भी और डिविडेंड डिक्लेयर होने ना होने पर भी। इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसमें पूछा है मार्केट प्राइस बताइए, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो तब 112, डिविडेंड डिक्लेयर हो 102। डिविडेंड देते हैं तो आप बताइए नए शेयर कितने इशू करने। नए शेयर इशू करने के लिए हमें 6 लाख रुपए अरेंज करने और नया शेयर 112 रुपए का 102 रुपए का इशू होगा क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 5,833 5,883। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं दोबारा बता देता हूं, इलस्ट्रेशन 1 की तरह नहीं पूछा है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आपसे एक साधारण सी बात पूछी है, प्राइस बताइए डिविडेंड डिक्लेयर ना हो तो 112, डिविडेंड डिक्लेयर हो 102। कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर हो तो बताओ नए शेयर कितने इशू कर रहे हैं। 10 लाख की जरूरत है, 4 लाख हमारे पास डिविडेंड देने के बाद बचे, 6 लाख रुपए की हमारे पास और अर्निंग है, मतलब और अरेंज करने। 102 रुपए का एक शेयर है, 6 लाख रुपए को 102 से डिवाइड करेंगे तो नए शेयर कितने इशू होंगे? 5,883। इतनी सी बात पूछी थी। इलस्ट्रेशन 1 में तो इससे आगे पूछा है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है। अगर इससे आगे पूछ ले इलस्ट्रेशन 1 की तरह तो कैसे करना है? एन प्लस डेल्टा एन ब्रैकेट P1 माइनस आई प्लस ई अपॉन में आपका 1 प्लस के ई। डिविडेंड डिक्लेयर हो तब भी निकाल सकते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर ना हो आप तब भी कंप्यूट कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें तो एक आसान सी चीज पूछी थी, वो आपने कर दी है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है आप सब लोगों को? क्लियर है? इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं पूछा है थर्ड पॉइंट में, इसमें ये नहीं पूछा है कि वैल्यू ऑफ फर्म बताइए, इसमें पूछा है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो तो बस शेयर कितने इशू होंगे। 5883 रिक्वायर्ड फंड है, हमें चाहिए 6 लाख और एक शेयर इशू होगा 102 का अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। सिंपल है बात। ये थी जी हमारी एमएम अप्रोच, और अब हम इसके बाद फोर्थ वीडियो में कवर करेंगे लिंटनर और अपना